हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग एंड टॉपिक पे बैक पीरियड मेथड। इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था कि अदायगी अवधि विधि और वो अदायगी अवधि विधि जो होती है वह उस विधि के अंदर कुछ प्रॉफिट भी होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं। सबसे पहले हम अदायगी अवधि के बारे में बात करते हैं। तो अदायगी अवधि विधि होती क्या है? ये वो विधि होती है कि जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट जब करता है तो उससे पहले यह सोचता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वह मुझे कम से कम कितनी अवधि में पुनः वापस प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है या मैं सेल्स करके कमा सकता हूँ। तो जो अवधि उसको इन्वेस्टमेंट की गई राशि को प्राप्त करने में लगती है उसे अदायगी अवधि कहते हैं। और अदायगी अवधि बहुत ही सरल, अच्छी और कम लागत वाली होती है जिसे आराम से समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है, अर्थात बिजनेस लगाता है, बस खरीदता है या टैक्सी खरीदता है या ट्रक खरीदता है या टेम्पो खरीदता है, जो भी करता है वो 10 लाख इन्वेस्टमेंट करता है। और उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग से 1 लाख रुपए का और भी खर्चा करना पड़ जाता है। जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है, GST होता है, रोड टैक्स होता है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट एक्सचेंज चार्जेज आ जाते हैं, फिक्स कैपिटल आ जाता है। तो वो सभी जोड़ करके हम 1 लाख रुपये और जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा 11 लाख रुपये। तो 11 लाख रुपये जो होता है ये हमारी क्या हो जाएगी, सारी की सारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कॉस्ट आ जाती है। इसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं और मूल लागत, प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ जब हम इस मूल लागत को ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि यदि यह इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्रत्येक वर्ष हमें कितना नेट प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। तो प्रत्येक वर्ष यदि स्थायी रूप से प्राप्त होता हो या अस्थायी रूप से प्राप्त होता हो तो नेट प्रॉफिट की काउंटिंग करेंगे। नेट प्रॉफिट काउंटिंग जो होती है वो होती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। कैसा होता है? आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। इसी काउंटिंग की जाती है। जैसे टैक्स घटाने से पहले डेप्रिसिएशन घटाया जाता है और डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में फिर टैक्स घटा देते हैं और टैक्स घटाने के बाद में फिर डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ देते हैं। तो ये आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा नाम होता है एनुअल कैश इनफ्लो। ओके, तो इसके आधार पर भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। यदि किसी परियोजना से स्थायी रूप से प्रति वर्ष एक समान इनकम प्राप्त होती हो तो उसे इक्वल एनुअल कैश इनफ्लो कहा जाता है। और यदि किसी बिजनेस से फिक्स एनुअल कैश इनफ्लो प्राप्त नहीं हो और कभी बढ़ता हो, कभी घटता हो, कभी ज़्यादा, कभी कम, मार्केट में जैसे जैसे उतार चढ़ाव, उच्चा वचन आते हैं, उसी के आधार पर हमारा नेट एनुअल कैश इनफ्लो भी चेंज हो सकता है। और यदि चेंज होता हो तो उसे बोलेंगे अनइक्वल एनुअल कैश इनफ्लो, असमान रोकड़ अंतर्वाह। तो 2 बातें सामने आ गई। कौन सी? एक तो समान रोकड़ अंतर्वाह, दूसरा असमान रोकड़ अंतर्वाह। और तीसरी बात जो थी आपकी मूल लागत, प्राइम कॉस्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब काउंटिंग कैसे करनी है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ये है, यदि रोकड़ अंतर्वाह समान हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो फार्मूला लगा करके पे बैक पीरियड काउंट कर सकते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यदि असमान रोकड़ अंतर्वाह होता है तो प्रत्येक रोकड़ अंतर्वाह को संचयी रोकड़ अंतर्वाह ज्ञात करते जाएंगे। जैसे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट करते थे, उसी प्रकार इसके अंदर भी हम एक कॉलम में रखेंगे एनुअल कैश इनफ्लो और उसके बगल वाले दूसरे कॉलम में रखेंगे कॉम्युलेटिव एनुअल कैश इनफ्लो।
तो प्रत्येक वर्ष का एनुअल कैश इनफ्लो उसमें जोड़ते जाएंगे। और तीसरे कॉलम में रखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एनुअल कैश इनफ्लो जिस वर्ष में बराबर हो जाता है उसी वर्ष को हम पे बैक पीरियड मान लेते हैं। ये था हमारे पास में पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड के आधार पे जब काउंटिंग की जाती है तो ये सिर्फ अवधि को मान के चलता है कि कम से कम कितनी अवधि में हमें हमारा रिटर्न वापस मिल सकता है, और इसके अंदर इसके बाद के बारे में कोई भी व्याख्या नहीं की गई है। तो अदायगी अवधि के कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। तो अदायगी अवधि के लाभ क्या हैं? नंबर 1, सरल। यह बहुत आसान है, बहुत सरल है, सभी के आराम से समझ में आ जाती है। इसकी गणना करना, समझना तथा इसके लिए तैयार होना, ये पूरी तरह बहुत सरल होता है। यह पद्धति छोटी संस्थाओं जिनके पास सीमित श्रम शक्ति होती है और जो अन्य जटिल प्रविधियों के उपयोग की योग्यता नहीं रखते हों तथा इनके द्वारा अपनाई जा सकती है। इंग्लैंड एवं अमेरिका में विदेशी विनियोग की लाभदायकता के मूल्यांकन में इस विधि को बहुत अधिक मात्रा में अपनाया जाता है। कम लागत। यह विधि अन्य परिष्कृत विधियों की अपेक्षा जिनमें विश्लेषण के समय एवं संगणक के समंकों के उपयोग में पर्याप्त लागत आती है, जिसकी तुलना में इस विधि के अंदर लागत बहुत कम आती है। नंबर 3, रोकड़ कमी वाली संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण। जब संस्था की रोकड़ स्थिति अत्यंत शोचनीय होती है उस समय अदायगी अवधि अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उस विनियोग प्रस्ताव को जिसकी सहायता से विनियोजन लागत शीघ्रतम वसूल हो सके प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह यह विधि तरलता अवधारणा है और लाभदायकता अवधारणा नहीं होती है। नंबर 4, अप्रचलन का भय। ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी प्रगति बड़ी तेज़ी से बढ़ती है वहाँ मशीनों के अप्रचलन का भय अधिक रहता है। अतः वहाँ उन्हीं परियोजनाओं को चुना जाता है जिनकी अदायगी अवधि सबसे कम होती है। तो ऐसी संस्थाओं में जहाँ पर अप्रचलन की समस्या आती हो या टेक्नोलॉजी तुरंत चेंज होने वाली हो तो उसके अंदर इसका प्रयोग करना आसान होता है। नंबर 5, जोखिम की कमी। विस्तृत अर्थ में अदायगी अवधि विधि जोखिम में भी व्यवहार करती है। कम अदायगी अवधि वाली परियोजना अधिक अवधि वाली परियोजना की अपेक्षा कम जोखिम पूर्ण होती है। इस तरह कम अदायगी अवधि में परियोजना की जोखिम कम की जा सकती है। तो अदायगी अवधि की कुछ सीमाएं भी होती हैं। जैसे लाभ है तो सीमाएं भी होंगी। सीमाएं क्या क्या हैं? देखिए, परियोजना की लाभदायकता की उपेक्षा। यह अदायगी अवधि विधि जो होती है इसमें जो परियोजना होती है वो अदायगी अवधि विधि के पश्चात भी कुछ कार्य कर सकती है या प्रयोग में लाई जा सकती है या उससे कोई ना कोई प्रॉफिट प्राप्त हो सकते हैं। तो ये विधि केवल मात्र इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी वसूलीकरण पर ध्यान देती है, जबकि इसके पश्चात उससे क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, हमारे लिए कितनी लाभदायक हो, इसकी कोई गणना नहीं करती है, इसकी कोई व्याख्या नहीं करती है। जबकि जो भी प्रोजेक्ट हमें लगाने होते हैं वो केवल कॉस्ट वसूल करने के लिए नहीं बल्कि उसे प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए लगाने होते हैं। इसलिए यह विधि लाभदायकता के बारे में नहीं बताती है। नेक्स्ट, नंबर 2, अदायगी अवधि के बाद वाले रोकड़ अंतर्वाहों की उपेक्षा। यह विधि अदायगी अवधि के पश्चात जो रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात कोई भी प्रोजेक्ट जब लगाते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि वो जितनी अदायगी अवधि आती है उसके अंदर समाप्त हो जाएगा। वो उससे भी लंबी अवधि तक आगे चलता ही रहता है और उस अवधि में हमें रोकड़ अंतर्वाह स्थिर, घटते हुए, बढ़ते हुए किसी भी पोजीशन में प्राप्त हो सकते हैं। तो जब
अदायगी अवधि पूरी हो जाती है तो अदायगी अवधि पूरी होने के बाद में इसमें कितना रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त हो सकता है, कितना हम इसके लिए कार्य रोकड़ अंतर्वाह की अपेक्षा कर सकते हैं। और हमारे पास 2 या 2 से अधिक मात्रा में प्रोजेक्ट हों और उसमें सबसे कम अदायगी अवधि वाली मशीन की जो रोकड़ अंतर्वाह है उसके पश्चात रोकड़ अंतर्वाह सबसे कम हो और सबसे अधिक वाली अदायगी अवधि वाली मशीन जिसका रोकड़ अंतर्वाह उसकी अवधि के पश्चात सबसे अधिक मात्रा में हो, तो फिर हमें चयन कौन सा करना चाहिए? सिर्फ वसूलीकरण का चयन करना चाहिए या फिर हमें प्रॉफिटेबिलिटी को आधार मान करके चयन करना चाहिए? इसका इस ऑप्शन में किसी प्रकार से कोई व्याख्या नहीं की गई है। नंबर 3, रोकड़ अंतर्वाहों के आकार एवं मापन समय की समीक्षा। रोकड़ अंतर्वाहों के आकार एवं समय की उपेक्षा। इस विधि में विभिन्न समयों एवं विभिन्न मात्राओं में प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अर्थात यदि एक परियोजना प्रारंभ के वर्षों में अधिक व अंतिम वर्षों में कम तथा दूसरी परियोजनाओं में प्रारंभिक वर्षों में अधिक और अंतिम वर्षों में कम प्राप्त करती हो तो के आधार पर निर्णय लाभकारी अलाभकारी भी हो सकता हो। नंबर 4 है रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा। वर्तमान मूल्य का तात्पर्य क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसका तात्पर्य होता है कि आज हमारे पास में जो 1 रुपया है उस 1 रुपये को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी 1 रुपये को यदि हम बाज़ार में किसी वस्तु को क्रय करने के लिए खर्च करते हैं तो 1 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद या 50 वर्ष बाद या 100 वर्ष बाद उस 1 रुपये में उतनी ही मात्रा में वस्तु नहीं क्रय की जा सकती है। अर्थात वर्ष 1950 में 1 रुपये की कीमत क्या थी? 1 क्विंटल गेहूँ से अधिक मिल जाता था। 1970 में 1 रुपये की कीमत क्या थी कि 1 रुपये में 50 क्विंटल गेहूँ 50 किलो गेहूँ मिल जाता था। 2000 में 1 रुपये की कीमत क्या थी कि 2000 में 1 रुपये का कितना गेहूँ मिलता था? मात्र 1 या 2 किलो गेहूँ मिलता था। और अब 1 रुपये की क्या कीमत रह गई है? मात्र हम 50 ग्राम गेहूँ खरीद पाते हैं। जिसका तात्पर्य क्या है कि कहाँ 1 रुपये का 1 क्विंटल 100 किलो गेहूँ आता था और आज 1 रुपये का मात्र 50 ग्राम गेहूँ आता है। तो ये इसकी आंतरिक क्रय शक्ति कहलाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रुपए की जो आंतरिक क्रय शक्ति होती है, इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ मनी, डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए ये कह सकते हैं कि आज हम 1 रुपया कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके 1 वर्ष बाद हमको 1 रुपया ही मिलता है, तो वो 1 रुपया आज के 1 रुपये के बराबर नहीं होगा, जबकि उसकी कीमत कम हो जाएगी। अर्थात उससे हम जो वस्तु आज क्रय कर सकते हैं वो आने वाले 1 वर्ष बाद में उतनी ही वस्तु का क्रय नहीं किया जा सकता है। अर्थात क्या है, कीमतें बढ़ जाती हैं और इंटरनल परचेजिंग पावर रुपए की कम हो जाती है। इसको बोलते हैं रुपए का वर्तमान मूल्य। भविष्य में क्या होगा उसको आज काउंट करके और फिर देखें कि भविष्य में जो हम रुपए प्राप्त करेंगे वो वर्तमान में कितने के बराबर है। नंबर 5, पूंजी लागत की उपेक्षा। इसमें इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट की भी तो अपनी एक कॉस्ट होती है। यदि हमारा खुद का पैसा है और खुद के पैसे को हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते तो हमें क्या इंटरेस्ट मिलता। यदि हम इसमें जो पैसा लगाते हैं उस पैसे को यदि हम बाज़ार से लेकर के लगाते तो हम कितना इंटरेस्ट का भुगतान करते हैं। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सिर्फ इसमें वसूलीकरण पर ध्यान दिया गया है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट है नंबर 6, अधिकतम स्वीकार्य अवधि की गणना कठिन। अधिकतम स्वीकार्य अवधि प्रबंध के लिए एक अधिकतम स्वीकार्य योग्य अदायगी अवधि जिसके आधार पर किसी परियोजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सके, निर्धारण करना कठिन होता है। इसके लिए कोई विवेकीय आधार नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा अदायगी अवधि के लाभ और दोष। धन्यवाद।